नमस्कार दोस्तों, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाइए और शानदार महत्वपूर्ण प्रश्नों की आइए श्रृंखला को हम सब देखते हैं। तो एकदम शानदार तरीके से सभी लोगों को नमस्कार। एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी जारी रखें और उम्मीद यही कर रहा हूं कि आप सबको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही होंगी, ठीक ना। तो बिना देरी किए हुए सभी लोग अपनी तैयारी निरंतर जारी रखें। आइए सभी को एकदम संडे की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि संडे हॉलीडे है, लेकिन आप सब फिर भी बने रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया आप सबको, ठीक ना। तो चलिए एकदम मस्त शानदार तरीके से हम लोग बस कुछ प्रश्नों का अध्ययन करते हैं और आज दिन आपका है। सिर्फ और सिर्फ आप जवाब देंगे, मैं सिर्फ देखूंगा। जो एक हफ्ते में मैंने आपसे पूछा है, पढ़ाया है, वही चीजें आपको संडे को रिवीजन के तौर पर पूरा प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से वो करा देता हूं। देखिए हमारी संस्था की ओर से कोर्स संचालित है, ठीक ना, जिसमें पेट 2022 1499 रुपए का, सुपर टेट 5.0 199 रुपए का, हिंदी इंडिविजुअल 1499 रुपए का और यूपी कांस्टेबल का बैच 1599 रुपए का। तो यानी शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं और खूब मन लगा के अपने अध्ययन को जारी रखिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक ना। ये देखिए हमारे ये आपको पहला है प्रश्न जो है एकदम शानदार तरीके से आपको ये रहा पहला है प्रश्न। ये सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए दिया गया है और नीचे दिए गए कूट का मिलान करना है, ठीक ना। तो ये मौलिक अधिकार शायद उभरकर सामने नहीं आ रहा है, क्या सही तरीके से पढ़ पा रहे हैं आप लोग? पढ़ पा रहे हैं कि नहीं? लाल शायद दब गया है इसमें, ठीक ना। तो मौलिक अधिकार कहां से लिया गया है मैं बोल दे रहा हूं, तो अमेरिका से लिया गया है। कहां से मौलिक अधिकार बेटा आप सब कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व कहां से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से राज्य के नीति निदेशक तत्व लिया गया है। जबकि आपको पूछे कि ये मंत्रिमंडल संघ राज्य संबंध कहां से, तो ये आपको कनाडा से लिया गया है। और यहीं पे जब आपसे पूछे कि ये हाँ जी, ये देखिए ये मंत्रिमंडलीय सरकार कहां से, तो ये ब्रिटेन से। तो इस तरह से आप देखोगे तो पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का पहला और चौथे का दूसरा, तब आप शानदार तरीके से अपने प्रश्नों को कर सकते हो और देख सकते हो कि 4 3 1 2 ऑप्शन संख्या 3 इज योर राइट आंसर होगा। 3 जो है ये बिल्कुल शानदार जवाब आप सबके लिए, 3 आपको शानदार सा जवाब है, ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि सारे लोग सही तरीके से जवाब दे रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए आपको सूची 1, आज कूट खूब ढेर सारा ले आए हैं और खूब कूट लगाइए, आनंद लीजिए, क्योंकि बड़े परीक्षाओं में कूट आप सबसे बहुत अधिक कूट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये देखिए आपको सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है और जो देश से कहां से कौन सी प्रणाली ली गई है, ठीक ना। तब आप जवाब दे सकते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची अभी शायद मैंने बताया था कि ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची आपको ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। संसदीय शासन प्रणाली ये ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली लिया गया है। वही राष्ट्रपति पर महाभियोग अमेरिका से लिया गया है। और जब आपसे पूछे कि ये आपको जो है संघात्मक संरचना कहां से लिया गया है, तो संघीय संरचना कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का आपको जो है पहला और चौथे का दूसरा, ये आपको 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन संख्या आपको जो है कि 4 इज योर राइट आंसर होगा, ठीक ना। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, 4 तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक ना।
तो ये सभी सामान्य से प्रश्न है और आपको रिवीजन के तौर पर ये बैच है, ठीक ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो ये कई बार प्रश्न आप सबने किया है। आपको मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व या आपको जो है उद्देशिका, तो उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। किसे? उद्देशिका को भारतीय संविधान का आत्मा, जबकि संवैधानिक उपचारों को, सांविधिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 है और इसे आपको किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर ने, B.R. अम्बेडकर, ठीक ना, B.R. अम्बेडकर साहब ने, अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, ठीक ना, संविधान की आत्मा कहा, ये बात भी कहा, ठीक। तो ये सारे प्रश्न आप सब एकदम जबरदस्त तरीके से प्रश्नों को करते चलिए, देखते चलिए। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो ये भी आपको जो है अनुच्छेद 43, अनुच्छेद 43A, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 47। तो अनुच्छेद आप सबके जवाब देना है जल्दी से। हाँ जी, एकदम शानदार जवाब। कुछ लोगों का गलत भी जवाब आ रहा है, ठीक ना। 43 नहीं बेटा, 43A होगा। और ये देखिए 43A में ये कब लिया गया है? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे जोड़ा गया है, ठीक ना। संविधान संशोधन के तहत इसे आपको शामिल किया गया है और कहा गया है कि उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की आपको जो है भागीदारी का प्रावधान किया गया है, ठीक। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, 312, अनुच्छेद 60 या अनुच्छेद 51? तो भारत के द्वारा आपको जो है 51 अनुच्छेद यह विदेश नीति के को आपको जो है समर्पित माना जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि, ठीक ना, ये हमारा उद्देश्य क्या है? अनुच्छेद अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा अभिवृद्धि ये आपको करना, हमारे संविधान की सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की शब्द का लगा देना की अभिवृद्धि करना, ठीक ना। यही हमारा आर्टिकल है जो विदेश नीति को, जैसे हम लोग तुरंत कहते हैं ना, आक्रमण कर दे भारत, मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, बगल वाले देश पर आक्रमण कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक ना। हम भी अंतरराष्ट्रीय कानून के दायरे में बंधे हैं और हमारी विदेश नीति जो है आर्टिकल नंबर 51 के तहत संचालित होता है, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जिसका उल्लेख किया गया है, ठीक। तो ये बातें आप सबके लिए। निम्न के संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार में प्रयोग हुआ है, ये और वह है कौन सा? तो मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग जो है वो मात्र और मात्र 352 में, 74 में, 356 में या 76 में। तब आप बताइएगा कि आर्टिकल नंबर 74 में किया गया है। कैसे लिखा गया है? तो समय समय पर ऐसे है, ठीक ना, समय समय पर राष्ट्रपति को सलाह एवं मशवरा देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, एक मंत्री परिषद होगा। यही बात आपको भारतीय संविधान में एक बार मंत्री परिषद शब्द का जिक्र किया गया है, वह आर्टिकल नंबर 74 में हुआ है, ठीक। चलिए, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? यानी राज्यपाल की नियुक्ति आपको किस अनुच्छेद में? राज्यपाल की आपको आर्टिकल नंबर 155 में राज्यपाल की पदावधि है, ठीक ना। राज्यपाल की
पदावधि की बात की गई है, यानी समय की बात की गई है। अपने कार्यकाल से 5 वर्ष अपने आपको जो है कि पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक धारण करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान आर्टिकल नंबर 155 में किया गया है। जबकि राज्यपाल कार्यपालिका की शक्ति कार्यपालिका का प्रमुख होगा राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति, ठीक ना। और राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख आपको जो है किसमें किया गया है, तो इसमें किया गया है। आप मेरा भी जी नहीं मानता, ठीक ना। मैं सोचता हूं कि कितना ज्यादा से ज्यादा बता दिया जाए आप सबको और आप सब सही कर ले। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक ना, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति है? ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति, मैं तब तक राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति बता देता हूं। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति आपको किस में दी गई है, तो अनुच्छेद 72 में दी गई है, ठीक ना। अनुच्छेद 72 में, यानी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, ठीक ना। मृत्यु दंड को भी माफ कर सकता है, माफ कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को नहीं है, ठीक ना। लेकिन राज्यपाल को नहीं है, ये आप याद रखिए, नहीं है। तो ये किस आर्टिकल के तहत आपको प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर आपको जो है 161 के तहत राज्यपाल को जो है क्षमा शक्ति के अधिकार दिया गया है, लघुकरण करने के अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, तो ये आपको राष्ट्रपति के आपातकाल की शक्तियों से नहीं बेटा, लोकसभा के विघटन से नहीं बाबू, ये आपको संसद के प्रशासनिक शक्तियों से तो ये भी नहीं, राज्य सूची के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। यदि कोई विषय राज्य सूची का है और 2/3 बहुमत से, कितने 2/3 बहुमत से यदि राज्यसभा में पारित हो गया है तो उसे कानून मान लिया जाएगा। ये बातें यदि वह राज्य सूची का विषय है और राष्ट्रीय महत्व का है, तब ऐसी स्थिति में ये बातें बनती है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति का पृथक्करण सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स वेबर ने, लॉस्की ने, मॉन्टेग्यू ने या हाब्स ने? तब शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिया गया था। मॉन्टेस्क्यू, ठीक ना, किसने दिया था? तो मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट देखिए, यूपी पेट 2022 शानदार महाबचत ऑफर हमारी संस्था की ओर से आपको दिया गया है। डिस्काउंट है आपको 500 रुपए का। पेट आपको 91 कूपन का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 रुपए का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ हमारी संस्था की ओर से आपको पेट 2022 की शानदार श्रृंखला लिखी गई है और उसके साथ ही मात्र 389 रुपए में आपको जो है 380 रुपए में पूरी श्रृंखला आपको मिलेगी प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक ना। तो आप परचेज कर सकते हैं और कोई समस्या आ रही है तो 7007734525 पर संपर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो, ये 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम ने भारत में उभरते लोकतंत्र की हत्या कर दी थी। ये बात किसने कहा? तो ये भीमराव अंबेडकर ने, के.एम. मुंशी ने, जवाहरलाल नेहरू ने या महात्मा गांधी ने? तो ये आपको के.एम. मुंशी के द्वारा कहा जाता है कि उभरते हुए लोकतंत्र को जान से मार डाला। और जबकि महात्मा गांधी ने कहा था कि 1909 का अधिनियम हमारा सर्वनाश कर दिया, हमारा सर्वनाश कर दिया, सर्वनाश कर दिया। ये बात जो है ये आप याद रखिएगा, गांधी जी ने कहा था, ठीक ना। और मिंटो ने कहा था कि हम नाग के दांत बो रहे हैं, इसका परिणाम भीषण होगा। ये बातें मिंटो के द्वारा कही जाती है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख? कुछ ऐसे प्रश्न जो छूट गए थे
तो उन प्रश्नों को भी मैंने समेटने का प्रयास किया है, ठीक ना। तो ये देखिए 361, 364, 368, 370, तब आप बताइएगा कि 368 से आपको उल्लेख है। ये आपको जो है संशोधन की प्रक्रिया कहां से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको लिया गया है। ये बात आप याद रखिए, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आपको लिया गया है। ये शानदार तरीके से आप याद रखिए और उम्मीद करते हैं कि चीजें समझ में आ रही होंगी। देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए है, आपको एक तरफ अनुसूची दिया गया है, दूसरे तरफ आपको जो है विषय दिया गया है, ठीक ना। तो 10वीं अनुसूची ये आपको दल बदल से परिवर्तन से संबंधित है। 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधि द्वारा मान्यकरण की बातें करता है। 8वीं अनुसूची संघ राज्य और 7वीं अनुसूची किसकी बातें करता है। तब आप क्या जवाब देंगे? तब आप बताइएगा कि आपको 7वीं अनुसूची में क्या है, संघ की ये बातें की गई हैं कि राज्य और समवर्ती सूची, और 8वीं अनुसूची में आपको जो है भाषाएं दिया है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं दिया है। इस तरह पहले का तीसरा, दूसरे का आपको पहला, चौथे का तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा। कहीं है ऑप्शन? हाँ जी, ये बिल्कुल ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर। 4 जो है ये बिल्कुल सही जवाब है, आप इसे कर सकते हो। नेक्स्ट देखो बाबू, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो ये आपको जो है कुल संविधान में 395 अनुच्छेद याद कर लो, ठीक ना। अनुच्छेद 22 भाग तथा 12 अनुसूचियां, 12 अनुसूचियां हैं। ये बात पूरी बातें याद रखिए। ये शानदार जवाब सभी लोगों का 12 अनुसूची। आप सब देख रहा हूं कि 12 अनुसूची, चूंकि ये गलती हो गया तो बाकी कुछ भी नहीं, ठीक ना। तो ऐसी गलती नहीं करेगा, शानदार तरीके से आप अपने अध्ययन को जारी रखिएगा। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 63, 64, 65 या 89 में? तो अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति, राष्ट्रपति आपको जो है कि राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। ये बातें आपको इसमें की गई हैं। और 65 में आपको जो है कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ठीक ना। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेगा, ठीक ना, करेगा। ये बातें आपको लिखा गया है और आप सब जानते हैं। तो इस तरह से सारी बातें। विधानसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 168, 169, 170 या 160 में किस में किया गया है? तब आप विधान सभा का उल्लेख जो है, राज्यों के विधानमंडल का उल्लेख कहां है? तो इसमें है, राज्यों के विधानमंडल, ठीक ना। राज्यों के विधानमंडल की बात कही गई है, ठीक ना। विधानमंडल की बात कही गई। जबकि आपको विधान सभा के विषय में 170 में कहा गया। और विधान परिषद, ठीक ना, विधान परिषद ये आपको 169 में कहा गया है। कुल 6 राज्यों में आपको विधान परिषदें हैं। कितने में? 6 राज्यों में आपको विधान परिषदें हैं। ये बातें आप याद रखिए, ठीक ना। चलिए,
भारतीय संविधान के अधीन एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जो कहलाता है। तो जो संरक्षक न्यायालय है इसे हम सब क्या कहते हैं, इसे आपको एक संघीय न्यायालय के रूप में जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 लिखना चाहिए, ठीक ना। 35 के अधीन आपको एक संरक्षक न्यायालय का गठन किया गया जिसे संघीय न्यायालय कहा जाता है। कल इसका उल्टा मैंने बताया था, कल पूछा था ना कि संघीय न्यायालय का गठन किसके तहत किया गया, तब आप बताइएगा 1935 के अधिनियम के तहत संघीय न्यायालय का गठन किया गया था। यद्यपि ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था, सर्वोच्च न्यायालय इंग्लैंड स्थित प्रिवी काउंसिल ही थी। ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? 2, 3, 4 या 1 प्रकार के, आपको कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? तब बताइएगा 3 प्रकार के न्याय की बातें की गई है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की बातें आपको की गई हैं। तो ये आपको सारी चीजें याद रखिएगा। चलिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करने की बात कही गई। अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख किसमें है? तो आर्टिकल नंबर 124 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख किसमें है? तो 324 में माननीय निर्वाचन आयोग का उल्लेख है। वित्त आयोग का उल्लेख किसमें है? तो आपको अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग का उल्लेख है। और जब आपसे पूछे कि संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किसमें है? तो 315 में है। तो इस तरह से आप जवाब दे सकते हैं, और पहले का पहला, दूसरे का चौथा, तीसरे का आपको दूसरा और चौथे का तीसरा, ठीक ना। तो 1 4 2 3, 1 4 2 3, ऑप्शन संख्या 4 इज योर राइट आंसर होगा, ठीक ना। 4 इज योर राइट आंसर, 4 आपका विकल्प बिल्कुल सही है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुसूची 1 को अनुसूची 2 से मिलान करने की बात कही गई। अब अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात अभी पीछे ही मैंने बताया। फिर इसके पहले 300 आपको जो है कि ये आपको ये निर्वाचन आयोग की बातें 324 में निर्वाचन आयोग की बातें कही गई हैं। जबकि आपको जो है अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं की बातें और 315 में लोक सेवा आयोग की बातें कही गई है। तो इस तरह से आप देखो तो पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा, तीसरे का पहला और आपको चौथे का दूसरा, तो ये आप मिलान कर सकते हो, देख सकते हो, बिल्कुल शानदार तरीके से आपका जवाब। तो इस तरह से आपको ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर, ठीक ना। सभी का शानदार जवाब, एक बिल्कुल सही जवाब आप सबने दिया है और एकदम बिल्कुल सही भी है, ठीक ना। नेक्स्ट देखिए, यूपी कांस्टेबल का बैच शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से पढ़ाया गया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं, खूब मन लगा के पढ़िएगा। और इसमें आपको जो है 500 से अधिक क्लासेस हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ स्टडी मटेरियल है, साथ ही साथ आपको हिंदी व्याकरण नितिन सर के द्वारा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया गया है, ठीक ना। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़ सकते हैं, ठीक। तो पढ़ते चलिए, देखते चलिए। देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन प्रक्रिया है? संशोधन प्रक्रिया किसमें है बेटा? तब आप जवाब दीजिएगा 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। ये 368 संशोधन की प्रक्रिया आपको दिया गया है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है और नीचे दिए गए सूचियों को सही विकल्प का चयन करना है। अनुच्छेद 54 में आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित बातें हैं, ठीक ना। अब यहीं पे आप देख सकते हो कि अनुच्छेद 75 ये प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद की बातें करता है। नेक्स्ट आपको जो है अगले प्रश्न में आप जो है कि दे सकते हैं
ये अनुच्छेद 155 ये राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति की बात 155 में की गई है। अनुच्छेद 164 में राज्य के मुख्यमंत्री की बात भी आपको कही गई है। तब आप इस तरह से जो है कि देख सकते हैं, ये आपको 164, तो ये आपको 1 2 3 4 यानी आपको सीक्वेंस में जो है ये ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है आपका विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करने की बात आपको कहा गया है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करिए। विधि के समक्ष समता का अधिकार किसमें दिया गया है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार आर्टिकल नंबर 14 में आपको दिया गया है। नेक्स्ट देखो बेटा, ये आपको जो है कि अगले में कह रहा है कि कार्य करने का अधिकार किसमें है? तो कार्य करने का अधिकार जो है ये आपको अनुच्छेद 41 में कार्य करने का अधिकार है, ठीक ना। अब आपको दे है कार्य करने के लिए सही और मानवीय न्यायोचित व्यवस्था, ये आपको स्थिति अनुच्छेद जो है 42 में किया गया है। और बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा की बातें ये अनुच्छेद 45 में किया गया है। तो इस तरह से 3 आपको पहले का 3, दूसरे का 4, चौथे का आपको 1 और 5वें का 2। तो ये आप प्रश्न चेक कर सकते हैं। 3 4 1 2 शानदार तरीके से आप सबको जो है कि सही जवाब माना जाएगा। ये बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक ना। 23 का आपको जो है कि इस तरह से जवाब हुआ। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखिए, सूची 1 को सूची 2 से मैं मिला रहा था कि कहीं गड़बड़ तो नहीं है। ये आपको जो है कि आर्टिकल नंबर 76 भारत के महान्यायवादी की बात की गई है। वहीं पे आपको जो है आर्टिकल नंबर 148 ये नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के विषय में, यानी पहले का तीसरा आंसर यही मिल गया, दूसरा आपको यही मिल गया। अब आप मिला सकते हैं। आपको जो है कि 75 में केंद्रीय मंत्रिमंडल की नियुक्ति की बात की गई है और 131 में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार की बातें की गई है। इस तरह पहला आपको जो है तीसरा, पहला आपको चौथा और दूसरा, यानी ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर माना जाएगा, ठीक ना। 2 जो है एकदम विकल्प सही जवाब है। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने की बात कही गई है। अनुच्छेद 14 में आपको समता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 2 में आपको जो है विधानता राज्य के नए शामिल करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी का निषेध किया गया है और राष्ट्रपति के विधायिका को अनुमति देने का अधिकार जो है ये किया गया है। तो पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, तीसरे का चौथा, चौथे का तीसरा, यानी आप कह सकते हो 2 1 4 3 2 1 4 3। ऑप्शन संख्या 2 इज योर राइट आंसर। 2 जो है ये विकल्प बिल्कुल सही जवाब आपको हुआ। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की बातें की गई हैं? तो 3 प्रकार के आपातकाल की बातें की गई हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल की बातें की गई हैं। अनुच्छेद 352 में, अनुच्छेद 356 में और आपको अनुच्छेद 360 में। ये 3 प्रकार की आपको 3 अनुच्छेदों में आपको किया गया है, ठीक ना। तो ये आपको जो है बाह्य आक्रमण के समय आपको किया जा सकता है, सशस्त्र विद्रोह के समय किया जा सकता है, ठीक ना। तो ये सभी आपको जो है और जो है वित्तीय आपात के रूप में 3 प्रकार के आपातकालीन की बातें भी की गई हैं। भारत संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना चाहिए? ये संसद द्वारा घटना आपको जो है घोषणा का अनुमोदन कितने अंतराल पर होना चाहिए? 14 दिन, 1 माह, 3 माह, 6 माह। तो ये आपको 1 माह के अंतराल पर आपको जो है कि जब आपको संसद द्वारा आपातकाल का अनुमोदन
किया जाना चाहिए। ये बात आप शानदार तरीके से अपने मन मस्तिष्क में रख लीजिए, याद करते चलिए, बाकी की गलतियां नहीं करेंगे, यही उम्मीद करते हैं। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति सर्वप्रथम कहां लागू किया गया? तो सर्वप्रथम आपको जो है ये आपको पेप्सू पंजाब में, या पंजाब लिखा रहेगा, पंजाब में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। और पंजाब में बेटा कब लागू किया गया? तो 1951 में, 23 जून 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक, 1951 से 17 अप्रैल 1952 तक, ठीक ना, 1952 तक। सर्वाधिक बार कहां लागू है? सर्वाधिक बार तब बताएगा ये यूपी में कुल 10 बार, और आपको इसके बाद केरल में कुल 9 बार लागू है, ठीक ना। और एक बार, और सबसे कम तो सबसे कम आपको जो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़, एवं छत्तीसगढ़ में आपको लागू है कितनी बार? तो एक बार आपको लागू है। ये बातें भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना चाहिए? तो 6 एक वर्ष में 2 बार अनिवार्य है, ठीक ना। और अंतराल कितना चाहिए? तो प्रथम बैठक की अंतिम तिथि से 180 दिन, ठीक ना, 180 दिन के भीतर आपको बैठक होनी चाहिए। तो एक वर्ष में 2 बार, और प्रथम बैठक की अंतिम तिथि से 180 दिन के भीतर जो है अगले संसद की बैठक होनी चाहिए। भारत के राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है, क्योंकि वह दोनों सदनों की बैठक बुलाता है, या प्रत्येक सामान्य निर्वाचन के बाद वह दोनों सदनों के प्रथम सत्र को संबोधित करता है, या वह लोकसभा को भंग कर सकता है, या उपयुक्त सभी। तब आप जवाब दीजिएगा इस प्रश्न का कि उपयुक्त सभी के कारण यह संसद का अभिन्न अंग माना जाता है, ठीक। चलिए, चूंकि 1 घंटे में खत्म करना है और जल्दी करना है, ठीक ना। यूपी SSC पेट 2022 शानदार तरीके से हमारी संस्था की ओर से ये श्रृंखला प्रारंभ की गई है, और आप इसे परचेज कर सकते हैं। स्टडी 91 का कूपन का इस्तेमाल करेंगे, आपको भारी छूट भी मिलेगी, ठीक। तो चलिए, सुपर टेट 5.0, 500 से अधिक वीडियो क्लासेस, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, PDF मटेरियल, सभी कुछ शानदार तरीके से उपलब्ध है। आप इसे जारी रखें, ठीक ना। नेक्स्ट, शून्यकाल का संसदीय व्यवस्था की देन है? तो शून्यकाल जो है भारतीय संसदीय व्यवस्था की देन है। और ये शून्यकाल कब से कब? तो 12 से 1 के बीच का समय जो होता है ये शून्यकाल के नाम से जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल कहलाता है, ठीक। भारतीय संसद संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल लोकसभा में, केवल राज्यसभा में, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में, या भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तब आप बताइएगा, या लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी आपको भारत के संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। ये सभी लोग एकदम जबरदस्त तरीके से जवाब दे रहे हैं, और आज आपकी बातें हमारे मुख से नहीं होंगी, चूंकि प्रश्न की संख्या ज्यादा है और सवाल ज्यादा कराना है, ठीक ना। भारत की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा के अध्यक्ष, या उपयुक्त में से कोई नहीं? चलिए जवाब दीजिए। एकदम। तो बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के स्पीकर करते हैं। किसके तहत करते हैं? तो 118(4) के तहत करते हैं। और ये बुलाता कितना है? बुलाता कौन है? तो बुलाता है राष्ट्रपति 108 के तहत, ठीक ना, अनुच्छेद 108 के तहत बुलाता है। एक व्यक्ति पंचायत का चुनाव लड़ सकता है यदि उसने पूर्ण कर ली है। क्या पूर्ण कर ली है? तो 25 वर्ष की यदि आयु को 21 वर्ष की आयु यदि उसने पूर्ण कर ली है तो वह चुनाव लड़ सकता है। और मतदान करने की आयु है, मतदान करने की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। करने की आयु 18 वर्ष आपको दिया गया है। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट देखिए, पंचायती राज प्रणाली
किस सूची में है? तो इन विच सूची लिस्ट इज द पंचायती राज सिस्टम। तो पंचायती राज व्यवस्था जो है संघ सूची का विषय है, राज्य सूची, समवर्ती सूची या उपयुक्त में से कोई नहीं। तब आप जवाब दीजिएगा कि ये किस सूची का विषय है, तो ये राज्य सूची का विषय है। पंचायती राज व्यवस्था, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण करने के लिए पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 10 मार्च 2005 को, या आपको 12 जुलाई 2005 को, या आपको 2 अक्टूबर 2005 को, या 12 अक्टूबर 2005 को? तो बताइएगा, ये आपको जम्मू कश्मीर को छेड़कर से समस्त भारत में 12 अक्टूबर 2005 को इसे लागू कर दिया गया था। सूचना के अधिकार के तहत प्रथम आपको जो है सूचना आयुक्त किसे बनाया गया था? तो वजाहत हबीबुल्ला, याद रखिएगा, वजाहत हबीबुल्ला साहब को प्रथम सूचना आयुक्त बनाया गया था। भारत के संविधान में संसदीय प्रणाली की सरकार की आधारशिला कहां देखने को मिलती है? तो संसदीय शासन की प्रणाली की आधारशिला आर्टिकल नंबर 74 में, 75 में, या 74(2) में, या 74(3) में। तो संसदीय शासन प्रणाली, बड़ा कठिन सब प्रश्न है, ठीक ना। ये संसदीय सरकार कहां देखने को मिलती है? तो 74(a) में, ठीक ना। 74(1) में आपको संसदीय सरकार देखने को मिलती है। संसदीय शासन प्रणाली कहां से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से, ब्रिटेन से, ठीक ना। संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन के संविधान से आपको लिया गया है, और आप इसे शानदार तरीके से इसे जारी रख सकते हैं, अपने अध्ययन को पढ़ सकते हैं, खूब मन लगा के आप सब पढ़ते चले, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान में संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कुल सदस्यों की संख्या बेटा आपको कितनी थी? तो 389 थी। अब संविधान सभा आया, तो संविधान सभा की आपको प्रथम बैठक कब हुई? तो प्रथम बैठक 9 दिसंबर को हुई, ठीक ना। 9 दिसंबर 1946 को हुई। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन हुए? प्रथम अध्यक्ष तब आप बताइएगा सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक ना। सच्चिदानंद सिन्हा साहब इसके अध्यक्ष हुए। अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? ठीक ना, स्थायी अध्यक्ष। ये सब बातें याद रख लीजिए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक ना, प्रसाद जी आपको हुए ये बातें। और इसके वैधानिक सलाहकार कौन थे? वैधानिक सलाहकार तब बताइएगा वीएन राव, वेनेगल नरसिम्हा वीएन राव जो थे, वेनेगल नरसिम्हा, ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, फिर वे वैधानिक सलाहकार के रूप में थे। और मुस्लिम लीग के जाने के बाद सदस्यों की संख्या कितनी बची? तो 299, ठीक ना। मुस्लिम लीग के जाने के बाद, मुस्लिम लीग के जाने के बाद आपको ये संख्या बचे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, अगले प्रश्न में ये आपको राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है। तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति आपको जो है राज्यपाल में निहित होती है। ऐसी बातें मैंने आप सबको बताया भी। और ये किसके तहत? तो अनुच्छेद 154 के तहत राज्यपाल आपको जो है अनुच्छेद 154 के तहत राज्य की कार्यपालिका शक्ति जो है ये राज्यपाल में निहित होती है, ठीक ना। तो गलती बिल्कुल नहीं करिएगा। आप सब कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपको जानते हुए भी गलतियां आपसे हमसे होते हैं, और उन्हीं गलतियों से बचने की आवश्यकता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, अनुच्छेद 40 क्वेश्चन नंबर 40, अनुच्छेद 14 में वाक्यांश विधियों का समान संरक्षण निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यानी विधियों का समान संरक्षण की बातें कौन करता है? आपको जो है ब्रिटिश संविधान से, अमेरिकन संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो, विधि के समक्ष समता की बातें यहां से ली गई है। कहां से? विधि के समक्ष, ये विधि के समक्ष
समता, समानता की बातें आपको यहां से ली गई हैं, लेकिन ये बातें विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से आपको लिया गया है। नेक्स्ट, हिंदी इंडिविजुअल बाय नितिन सर, जबरदस्त तरीके से, शानदार तरीके से नितिन सर ने पढ़ाया है। आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के आप सब अपने अध्ययन को जारी रखें, ठीक ना। तो उम्मीद यही करता हूं कि आप सबकी पढ़ाई शानदार तरीके से चल रही होगी। संडे हो या मंडे, रोज खाए अंडे, यानी रोज आपको पढ़ना पड़ेगा। अंडा खाइए या न खाइए, लेकिन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पढ़ाई का आपको जो है तारतम्य टूटा तो आप भी टूटे। नेक्स्ट देखिए, धन विधेयक की परिभाषा निम्न में से किसमें की गई है? तो धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 और 199 में, 110, 198 में, 111, 199 में या 111, 198 में। तो धन विधेयक की परिभाषा बेटा ये आपको जो है संसद संघ में इसके तहत और राज्यों में आपको जो है 199 के तहत की गई है, ठीक ना। तो इस तरह से ऑप्शन संख्या 1 इज योर राइट आंसर। एक जो है ये बिल्कुल विकल्प सही जवाब होगा। जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को। ये आपको 18 कर लो, 1-19, तो ये आप सही कर लेना 19 को, 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक ना। तो ये आप जो है दोनों 19-19 है, एक कर लेना। और आपको जो है 26 जनवरी 2020 को आपको जो है दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव का आपको गठन हुआ, ठीक ना। तो ये बातें भी याद रखिए। नेक्स्ट चलिए अगले प्रश्न में, राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश क्या होता है? तो राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यात अध्यादेश अनिश्चित काल तक प्रभावी रहता है? नहीं भैया, यदि लोकसभा विघटित हो जाए तभी प्रभावित नहीं, ऐसी भी बात नहीं। संसद के पुनः सम्मेलन होने पर इसके समक्ष रखा जाना चाहिए, यही बिल्कुल सही जवाब है। और राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यात किसके तहत करता है? तो अनुच्छेद 123 के तहत संसद के विश्रांति काल के दौरान राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यात करता है। ये कहां से लिया गया है? तो 1935 के अधिनियम से, 1935 के अधिनियम से इसे आपको लिया गया है, ठीक ना। तो ये सभी बातें आप सब याद रखिए। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो केंद्रीय गृह मंत्री के द्वारा किसी क्षेत्रीय परिषद का गठन आपको अध्यक्षता किया जाता है। क्षेत्रीय परिषदें बेटा कितनी है? तो कुल 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। कितनी? 5 क्षेत्रीय परिषदें हैं। और इसका गठन किसके तहत हुआ था? तो 1956 के आपको जो है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत किया गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत इसका जो है किया गया था। नेक्स्ट देखो भैया, ये अंतरराज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 263 में, आर्टिकल नंबर 263 में अंतरराज्यीय परिषद के गठन की बातें की गई है। और इसका पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो पदेन अध्यक्ष जो है ये आपको अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, ठीक ना। और साथ ही साथ ये आपको संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? संवैधानिक आपको संस्था माना जाता है, ये भी बातें याद रखिए, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट देखो भैया, अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकता है। ये अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन जो है ये कौन कर सकता है? तो ये राज्यसभा जो है 2/3 बहुमत से राज्यसभा के द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन किया जा सकता है। ये अधिकार राज्यसभा को प्राप्त है, ठीक ना। यदि मैंने बताया कि आर्टिकल नंबर 249 के तहत यह विशेषाधिकार है कि यदि कोई विषय राज्य सूची का है और उससे संबंधित कानून बनाना है तो इस पे राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करके कानून को बना सकती है। नीति आयोग के प्रथम सीईओ कौन है? तो नीति आयोग इसकी स्थापना आपको 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया है। और आपको जो है केसरी सिंधु खुल्लर जो है
आपको यही प्रथम नीति आयोग के प्रथम सीईओ हैं, ठीक ना। अरविंद पनगड़िया जो थे ये प्रथम उपाध्यक्ष थे, प्रथम उपाध्यक्ष, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया साहब थे। नेक्स्ट बाबू, ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना कब हुई थी? तो 12 अक्टूबर 1993 ईस्वी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के स्थापना हुई थी। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र, न्यायमूर्ति आपको जो है न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र जो थे, रंगनाथ मिश्र, यही आपको इसके पहले अध्यक्ष के रूप में इन्होंने काम किया था। नेक्स्ट देखो बेटा, ये सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो सर्वोच्च न्यायालय आपको जो है 28 जनवरी 1950 ईस्वी को सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना हुई। और कहां हुई थी? तो नई दिल्ली में हुई, ठीक ना, नई दिल्ली में हुई। और इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय देश के किसी भी स्थान पर न्याय कर सकता है, ठीक। भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे? तो भारत के प्रथम महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ थे। कौन थे? एमसी सीतलवाड़। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में किया गया है, ठीक ना। और आर्टिकल नंबर 88 के तहत ये संसद के किसी भी सदन में उपस्थित हो सकता है, बहस कर सकता है, परंतु मतदान देने का अधिकार नहीं है। साथ ही साथ यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इसकी वही योग्यताएं होती हैं जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, ठीक ना। तो ये बातें, और ये आपको जो है देश का प्रथम विधि अधिकारी, सरकार के सारे मुकदमों की पैरवी इसी के द्वारा की जाती है। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो आपको जो है कि बलदेव सिंह क्या थे? तो रक्षा मंत्री थे। अब यहीं पे सब मंत्री लिख लो, ठीक ना। स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री यही थे। भीमराव अंबेडकर जो थे ये विधि मंत्री थे, विधि मंत्री। जॉन मथाई जो थे ये आपको रेल मंत्री थे, रेल मंत्री। तो इस तरह से आप सबने सारे प्रश्नों का 51 प्रश्न मैं आज श्रृंखला लेकर आया था और आप सबने शानदार तरीके से प्रश्नों की श्रृंखला को किया। ये नितिन सर के द्वारा हैंड रिटेन नोट्स है, आप इसे परचेज कर सकते हैं और खूब मन लगा के पढ़िएगा, ठीक ना। परचेज भर मत करिएगा, पढ़िएगा भी। और ये वही नोट्स हैं जो नितिन सर के द्वारा यूट्यूब पे शानदार तरीके से पढ़ाए गए हैं। तो इस तरह आज की श्रृंखला यही समाप्त हुई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ठीक ना। गला भर गया है चूंकि 50 क्वेश्चन 51 क्वेश्चन 1 घंटे में शानदार तरीके से कराने के लिए विथ व्याख्या और पोटेंशियल की भी जरूरत होती है। तो सभी को शुक्रिया, नमस्कार। आप सबका दिन मंगलमय हो इन्हीं कामनाओं के साथ। जय हिंद।